लेट्स स्टार्ट। हम लोग का जो यूपीएचईएससी ठीक है का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का इंग्लिश का पेपर हुआ था 16 अप्रैल को, तो हम उसके सॉल्यूशंस को कर रहे हैं केजे टीम में। सभी इस वीडियो में सभी बच्चों का स्वागत है। ठीक है, कोशिश करिए मैंने आंसर्स को चेक करने की, और हो सकता है फिर भी कुछ आंसर्स ऐसे हो जहाँ पर एम्बिग्यूटी हो, तो उसको फिर जो आयोग की आंसर की आएगी उससे हम मैच करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग का जो अब अच्छा पेपर था ये एक्चुअली असिस्टेंट प्रोफेसर वही आपको पता है जो हमारा नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स होते हैं, जो डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होती है। तो यूपी में दो तरीके से होती है, एक तो यूपी एचईएससी के थ्रू होती है और एक जीडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की जो होती है उसके थ्रू होती है। तो उसमें से एक ये ऑप्शन भी है गवर्नमेंट सिस्टम में एंट्री करने का यूपी में। तो इसका ये जो पेपर था इंग्लिश का, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो थोड़ा एडवांस लेवल होगा कुछ बच्चों के लिए, बट ये नेट का बैच है और एमपीपीएससी का बैच है, तो उनके लिए ये जो है लेवल ऑब्वियसली इक्वल लेवल का होगा, क्योंकि उनको इसी लेवल पे ही पेपर देने हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो बर्थडे पार्टी जो हमारा क्वेश्चन है, बर्थडे पार्टी से आया है। तो मैकेन इज अ फीमेल कैरेक्टर, ये बिल्कुल गलत बात है। मैकेन जो है मेल कैरेक्टर थे बर्थडे पार्टी में, और ये 30s में थे। गोल्डबर्ग और मैकेन दो स्ट्रेंजर्स थे। स्टेटमेंट टू ठीक है, इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ कॉमेडी ऑफ मेनस। तो इसका आंसर हो जाएगा वन या ए, स्टेटमेंट वन इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट टू इज ट्रू। 32 में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द एक्सप्रेशन डिसजंक्टा मेम्ब्रा। ये एक अलग ही क्वेश्चन है, डिसजंक्टा मेम्ब्रा ठीक है मीन्स स्कैटर्ड फ्रेगमेंट्स ऑफ एंशियंट पोइट्री। ये एक फ्रेज है जिसका मतलब क्या है, स्कैटर्ड फ्रेगमेंट्स ऑफ एंशियंट पोइट्री। ठीक है, और ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो हमारे ऑप्शंस है इनमें से ये वाला जो है रूइंस ऑफ अ ग्रेट हाउस, ये इसमें से लिया गया। रूइंस ऑफ अ ग्रेट हाउस कैरेबियन पोएट हैं, नोबेल प्राइज विनर हैं डेरेक वॉलकॉट। ठीक है, डेरेक वॉलकॉट की पोएम है, और ये बेसिकली जो हम कह सकते हैं कि क्रूअल एक्शंस ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म, जो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के एक्शंस थे उनके क्रूअल एक्शंस, उस पर लिखी गई ये पोएम है। फ्री वर्स में लिखी है, मॉडर्न स्टाइल फ्री वर्स हम लोग को पता ही है। डेरेक वॉलकॉट को 1992 में नोबेल प्राइज मिला, और मैंने बताया कि ये नोबेल प्राइज एनपी लिख रहा हूँ शॉर्ट में। और क्या बताया मैंने, कैरिबियन लिटरेचर के राइटर है, तो कैरिबियन लिटरेचर आप लिख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग नेवर हंग ऑन सेंटियागोज वॉल। तो सेंटियागोज वॉल ये कौन से नोवेला या कौन से सेक्शन से है, ओल्ड मैन एंड द सी, अमेरिकन लिटरेचर क्लासिक नोवेला है। ठीक है, अर्नेस्ट हेमिंग्वे का, जो कि 1952 में पब्लिश हुआ है। उसका हीरो है सेंटियागो, जो कि एक क्यूबन फिशरमैन है। क्या है बेटा, क्यूबन फिशरमैन। ठीक है, एंड 84 डेज तक ये विदाउट फिशिंग जाता है। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि इसने अपनी दीवार पे क्या नहीं टांगा है। तो पिक्चर ऑफ फिदेल कास्ट्रो ये इसका आंसर है, ये इसने नहीं टांगा है। ठीक है, और यानी कि अगर हम बाकी बात करें, पिक्चर ऑफ वर्जिन कोबरे, ये एक्चुअली क्यूबा की एक सेंट है क्यूबा की, तो इसकी पिक्चर टांगता है वो। पिक्चर ऑफ सेक्रेड हार्ट ऑफ जीसस ये भी टांगता है। और टिंटेड, टिंटेड मतलब होता है जिसमें हम क्या कहते हैं, स्पॉटेड, है ना, इसमें स्पॉट्स हो, तो टिंटेड फोटोग्राफ ऑफ हिज वाइफ ये भी वो टांगता है। बट बाद में ही पुट्स इट डाउन लेटर। ठीक है, बाद में वो उसको हटा देता है इस फोटोग्राफ को। ठीक है, बट इनिशियली उसने टांगा होता है। ठीक है, तो यानी कि ये तीन चीजें टांगा होता है, तो आंसर इसका बी है। ठीक है, इसको उसने नहीं हैंग किया था अपनी वॉल में। Whose philosophical ideas influence जीवी शॉ as experienced in his play मैन एंड सुपरमैन। तो मैन एंड सुपरमैन जीवी शॉ का एक इम्पॉर्टेंट प्ले है, उनकी फिलॉसफी को दिखाता है। ठीक है, और ये फ्रिडरिक नित्जे नित्जे की जो फिलॉसफी है उससे प्रभावित है। ठीक है, अब इसमें नित्जे की एक फिलॉसफी है जिसको हम लिख लेते हैं, जिसका नाम है उबरमेंश। नोट करेंगे, UBERMENSCH। ठीक है, ये नित्जे क्या है, लेट 19th सेंचुरी जर्मन फिलोसफर है, हम लोग जानते हैं। इन्होंने बहुत फेमस लाइन बोली है, गॉड इज डेड। ठीक है, नित्जे का इन्फ्लुएंस हम लोग देखते हैं आगे डीकंस्ट्रक्शन में भी देखते हैं हम लोग। जैक्स डेरिडा ने बहुत बार कोट किया नित्जे की टीचिंग्स को। ठीक है, तो ये एक तरीके से एग्जिस्टेंशियलिस्ट के फादर भी माने गए उस सेंस में। और उबरमेश का मतलब क्या है, आइडियल सुपीरियर मैन ऑफ द फ्यूचर who would rise above the conventional Christian morality। तो इसको एक उबरमेश का कॉन्सेप्ट क्या है, आइडियल सुपीरियर मैन है जो क्रिश्चियनिटी से राइज करेगा, एक तरीके से एक यूटोपियन फिगर है।
और जो कन्वेंशनल क्रिश्चियनिटी के मॉरल्स है उनसे राइज करेगा। ये कॉन्सेप्ट नित्जे ने अपने कौन से वर्क में दिया, ये इंपॉर्टेंट है। दस स्पेक ज़राथुस्ट्रा। ज़राथुस्ट्रा एक ईरानियन गॉड है, एक ज़ोरास्ट्रियनिज्म आपने एक वर्क सुना होगा, सॉरी रिलीजन सुना होगा। दस स्पेक SPAKE ज़ोराथुस्ट्रा ZORATHUSTRA। बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है बेटा नित्जे का। एक तो मैंने बताया था इनका वर्क गॉड इज डेड, वो उनका वर्क है, और एक ये है, ठीक है। 10 स्पेक ज़ोराथुस्ट्रा तो 1883 में आया था ये वर्क। कब आया था? 1883 से लेकर 85, 1883 से लेकर 1885 तक आया था। ये आ जाएगा 85, यहाँ लिख दिया मैंने, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द क्रिटिक who is of the view that the two pillars upon which a theory of criticism must rest are an account of value and account of communication। तो ये जो है आपके I.A. रिचर्ड्स ने दिया, ठीक है, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म वाले I.A. रिचर्ड्स, ठीक है, जिन्होंने आई थिंक वेस्टलैंड को म्यूजिक ऑफ आइडियाज भी बोला है, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ कैप्टन अहाब शिव इन मॉबी डिक? देखो मॉबी डिक एक क्लासिक नोवेला है, क्लासिक वर्क है अमेरिकन लिटरेचर का, क्लासिकल वर्क ऑफ अमेरिकन लिटरेचर, ठीक है। और ये किसने लिखा है? अमेरिकन लिटरेचर, ठीक है। ये लिखा है हरमन मेलविले ने। हरमन मेलविले ये बहुत इंपॉर्टेंट एक राइटर रहे हैं वहाँ, और 18 आई थिंक 51, ठीक है, 1851 में लिखा था। और ये एक ग्रेटेस्ट सी नॉवेल्स ऑफ अमेरिका है। मैं भी मॉबी डिक का जो सब टाइटल है वो क्या है? और द वेल, और द वेल, ठीक है, ये इसका सब टाइटल है। तो इसमें कैप्टन अहाब जो है उसका एक पैर एक वेल खा लेती है, तो वो लंगड़ा है बेसिकली, उसका एक पैर खाया हुआ है वेल ने। तो वो किस तरीके से अपनी रिवेंज स्टोरी पे जाता है और फाइनली उस वेल को मारता है, वो है। तो कैप्टन अहाब के जो शिप है उसका नाम कई बार पूछा है इसमें, द पिकॉर्ड। द पिकॉर्ड इसका नाम होता है, ठीक है। इस नोवेला की ओपनिंग लाइन बहुत ऐतिहासिक है, जिसमें वो बोलता है, जो नरेटर है उसका नाम क्या है? कॉल मी इस्माइल, ठीक है। बहुत ही ओपनिंग फेमस ओपनिंग लाइन है इस नोवेला की, कॉल मी इस्माइल मॉबी डिक, ठीक है, बाय हरमन मेलविले। 1851 द पिकॉर्ड क्या है? इसके शिप का नाम। और ये क्या है? एक रिवेंजफुल हीरो है, ठीक है। फॉर मास्टरपीसेस आर नॉट सिंगल एंड सॉलिटरी बर्ड्स, दे आर द आउटकम ऑफ मेनी इयर्स ऑफ थिंकिंग इन कॉमन, थिंकिंग बाय द बॉडी ऑफ पीपल। तो ये जो लाइंस है ये ऑफ कोर्स ली गई हैं वर्जीनिया वुल्फ के ऐसे, है ना, अ रूम ऑफ वंस ओन से, अ रूम ऑफ वंस ओन से ली गई है, ठीक है। और ये जो वर्क है ये 1929 में आया था। अ रूम ऑफ वंस ओन कब आया था? 1929 में आया था। ये एक ऐसे हम लोग जानते हैं, रूम ऑफ वंस ओन क्लासिक ऑफ मॉडर्न फेमिनिज्म है। फिर ये लिंग्विस्टिक्स से आया है। हाउ मेनी क्लस्टर्स आर पॉसिबल इन फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर इन इंग्लिश? देखो लिंग्विस्टिक्स का टॉपिक है। फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर में इंग्लिश में 4 जो है कॉन्सोनेंट्स आर पॉसिबल। जैसे अगर हम देखते हैं, एक वर्ड देखते हैं हम, बर्स्ट्स, बर्स्ट्स, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ समझ लेना। और एक है जैसे ग्लिम्सेस, ग्लिम्सेस, ये 2 एग्जांपल्स हैं। तो इसमें अगर आप देखोगे फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर कहाँ पर आया है, तो ये देखो, ये यहाँ पर ये वॉवल है जो ब्राउन से मैंने अंडरलाइन किया है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो ये 1 2 3 और 4, तो ये कॉन्सोनेंट क्लस्टर है जिसमें 4 कॉन्सोनेंट साउंड्स आर मैक्सिमम पॉसिबल, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। जो लास्ट कॉन्सोनेंट क्लस्टर है, जैसे ग्लिम्सेस में भी आई के बाद MPS और S, ग्लिम्सेस। अब ग्लिम्सेस में ये अगर इसको आप हटा भी दो, ये वॉवल साउंड दे रहा है, तो S फिर से आ गया, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, प का साउंड 3 हो गया, और फिर ये 4। तो 4 पॉसिबल साउंड्स हैं, इससे ज्यादा कॉन्सोनेंट साउंड्स पॉसिबल नहीं है फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर में इंग्लिश में, ठीक है। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन था, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बाइलेबियल कॉन्सोनेंट? ठीक है, अब बाइलेबियल कॉन्सोनेंट क्या? तो बाइलेबियल कॉन्सोनेंट है आपका प, पी, बी, है ना, ब, म, ये जितने भी हैं ये आपके क्या हैं? बी को भी लिख सकते हो आप, एम को भी लिख सकते हो। ये बाइलेबियल कॉन्सोनेंट है। बाइलेबियल मतलब जिसमें बोथ द लिप्स, 2 लिप्स आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग अ साउंड। सो अगर इफ यू से पी, बोथ द लिप्स आर टच्ड, ठीक है। तो बाई मीन्स 2 एंड लेबियल मीन्स लिप्स, ठीक है। तो ये याद रखना, पी की साउंड, बी की साउंड और एम की साउंड, ये बाइलेबियल होते हैं।
फिर 40 वाला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, अगर आप इसको हाईलाइट करके देखोगे, ठीक है, तो कंज्यूम माई हार्ट अवे सिक विद डिजायर, ठीक है, तो लव लेट अस बी ट्रू टू वन अनदर, तो ये डोवर स्पीच हो गया। नाउ आई होल्ड क्रिएशन इन माई फुट, हॉक रूस्टिंग टेड ह्यूक्स का। कंज्यूम माई हार्ट अवे सिक विद डिजायर, सेलिंग टू बाइजेंशियम, और डिजायर इटसेल्फ इज अ मूवमेंट, इज फ्रॉम बर्थ नॉट इन, ठीक है, तो इसके हिसाब से देखा जाए तो बी हो गया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जॉन ड्राइडेंस एन ऐसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी हु स्पीक्स फॉर द मॉडर्न्स, ठीक है, तो मॉडर्न्स के लिए जो है यूजिनिस बोलता है, एक्चुअली यूजिनिस बोलता है मॉडर्न के लिए ना। जो क्राइट्स है, नियंडर है, ये तो न्यूमैन के लिए बोलता है ना, ये न्यूमैन के लिए बोलता है, या फिर हम कह सकते हैं सपोर्ट्स फॉर द इंग्लिश ड्रामा, ठीक है, यहाँ पर मॉडर्न्स में कंफ्यूजन होता है, तो मॉडर्न्स में यूजिनिस बोलता है इसमें। ऐसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी 1668 में आया है, ठीक है, एक वर्क है जिसमें 4 कैरेक्टर्स हैं ये, ठीक है, और ये 4 अलग अलग उसको दिखाते हैं। इसमें नियंडर जो है ये ड्राइडन को रिप्रेजेंट करता है, और नियंडर का मतलब क्या है ये पूछा गया, तो न्यू मैन, ठीक है, और क्या बताया मैंने, नियंडर सपोर्ट्स इंग्लिश ड्रामा ओवर फ्रेंच ड्रामा, ठीक है। अब एक थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, मैं लिख नहीं रहा हूँ। नियंडर सपोर्ट्स इंग्लिश ड्रामा बिकॉज, क्यों, 2 रीजंस देता है वो, बिकॉज इंग्लिश ड्रामा इज क्लोजर टू लाइफ, और दूसरा सब प्लॉट्स इंटीग्रेट ट्रेजेडी एंड कॉमेडी, आप लिख लेंगे जरूर। मैंने बोला नियंडर सपोर्ट्स इंग्लिश ड्रामा बिकॉज 2 reasons, one it is closer to life, that is it is realistic, and second the subplots in English drama integrates tragedy and comedy, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर ओवरऑल हमारा डी है, डी, ठीक है। व्हेन वाज द लिबरल एक्ट दैट रिस्ट्रिक्टेड द फ्रीडम ऑफ प्रेस, अब ये इसमें थोड़ा सा इसका एग्जैक्ट मुझे मिला नहीं, ठीक है, बट फिर भी जितना मिला उसके हिसाब से हम 1792 ले रहे हैं इसको, ठीक है। इसको चार्ल्स जेम्स फॉक्स लिबरल एक्ट भी कहते हैं, चार्ल्स जेम्स, ठीक है, फॉक्स लिबरल एक्ट। लिबरल मतलब वही होता है ना जब हम किसी को डिफेम करने का प्रयास करते हैं, हिंदी में इसको परिवाद या झूठी निंदा भी कहते हैं ना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बेस्ट डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन द नाइट स्क्वीर एंड ह्यूमन, ठीक है, तो नाइट क्या है, फादर है, स्क्वीर उसका लड़का है, और ह्यूमन क्या है, अटेंडेंट है, तो ए इसका आंसर हो गया। Nobody comes, nobody grows is a refrain, very very important play, very easy question, Waiting for Godot, ठीक है, Waiting for Godot 1952 में फ्रेंच में आया है ना, इसके ईयर कितनी बार पूछा गया पता नहीं, और इसका सबटाइटल पूछा गया है, तो सबटाइटल क्या है, अ ट्रेजिक कॉमेडी इन 2 एक्ट्स, अ ट्रेजिक कॉमेडी इन 2 एक्ट्स, या खाली कई बार लिखा रहता है ट्रेजिक कॉमेडी, ठीक है, दोनों नाम आ सकते हैं। और मैंने क्या बताया, ये फ्रेंच में परफॉर्म्ड है, ठीक है, और इंग्लिश में ये 1955 में आया है, वैसे कई जगह 1954 भी लिखा था, डेट्स को लेकर एम्बिग्यूटी है, इंग्लिश 1954 लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। Who among the following wrote the book A Map of Misreading, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, तो मैप ऑफ मिसरीडिंग क्या है, हैरल्ड ब्लूम की वर्क है। हैरल्ड ब्लूम एक अमेरिकन क्रिटिक है, ठीक है, और इस बुक को क्या बोला जाता है, मैप ऑफ मिसरीडिंग को 1975 में आए थे, 1975 में वर्क आया था, येल क्रिटिक है हैरल्ड ब्लूम, येल यूनिवर्सिटी है ना अमेरिका में, वहाँ के क्रिटिक हैं, और मोस्ट फेमस लिटरेरी क्रिटिक कहे गए हैं ये मॉडर्न कंटेम्प्रेरी एरा के। और इस बुक को क्या बोला जाता है, कंपेनियन बुक ऑफ एंग्जाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस, ठीक है, इससे ज्यादा फेमस वर्क इनका है एंग्जाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक बार समझाया था मैंने, नेट की क्लासेस में आता रहता है कॉन्सेप्ट, ठीक है, एंग्जाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस, और उसी का कंपेनियन वर्क है मैप ऑफ मिसरीडिंग, मैप ऑफ मिसरीडिंग, हैरल्ड ब्लूम, अमेरिकन येल क्रिटिक, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी 46 वाला भी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें कॉर्न लॉज जो हैं ये रोमांटिक एज में हम लोग वैसे पढ़ते हैं, 1815 में पास हुए थे, और मैरी शेले का 1818 में आया था, और एम्मा पब्लिश हुआ था 1816 में, और डेविड रिकार्डोज प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी ये पब्लिश हुआ था 1817 में, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो डी इसका आंसर हो जाएगा। तो कॉर्न लॉज ने ये कर दिया था ना कि जो भी बाहर से जो भी ग्रेन्स इंपोर्ट होते थे उनको जो है बहुत हैवी टैक्स पे करना पड़ता था, तो कॉर्न लॉज भी एक इम्पोर्टेंट आपका एक डेवलपमेंट है रोमांटिक एज में ना, जो एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स हुए थे उसमें,
आप इसको पढ़िएगा कॉर्न लॉज को, ठीक है। बाद में पीटर लू मैसेकर और वो सब पढ़ा हमने 1819 में। आजकल रोमांटिक एज में पढ़ रहे हैं तो उसी से रिलेटेड है थोड़ा बहुत, ठीक है। अब देखो फ्लाइंग प्लेन्स आर डेंजरस, तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये किसका एग्जांपल है? ये एक्चुअली डीप स्ट्रक्चर और सरफेस स्ट्रक्चर, ये दोनों कॉन्सेप्ट दिए किसने? ये दोनों कॉन्सेप्ट दिए नोएम चोम्स्की ने। चोम्स्की बहुत बड़े लिंग्विस्ट है अमेरिका के, फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक कहते हैं हम चोम्स्की को। तो चोम्स्की का एक वर्क है एस्पेक्ट्स ऑफ द थियोरी ऑफ सिंटेक्स, एस्पेक्ट्स ऑफ द थियोरी ऑफ सिंटेक्स, ठीक है। तो उसमें उन्होंने ये दोनों स्ट्रक्चर्स दिए हैं। स्ट्रक्चर सिंटेक्स मतलब आपको पता ही है ना, जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है उसको कहते हैं। 1965 में आए वर्क, ठीक है। तो एस्पेक्ट्स ऑफ द थियोरी ऑफ स्ट्रक्चर में इन्होंने क्या बोला है बेटा, कि सरफेस स्ट्रक्चर तो वो होता है जिसका मीनिंग ऑब्वियसली क्लियर होता है, बट इसका आंसर है डीप स्ट्रक्चर। डीप स्ट्रक्चर क्या होता है? जिसमें एम्बिग्यूटी रहती है। इसके मीनिंग में क्या रहती है? एम्बिग्यूटी रहती है। एम्बिग्यूटी मतलब डबल मीनिंग। अब जैसे अगर आप इसका उठाओ मीनिंग, ठीक है, इसका अगर आप मीनिंग उठाओ, फ्लाइंग प्लेन्स आर डेंजरस, मतलब एक तो इसका मीनिंग क्या है? नंबर वन, उड़ता हुआ प्लेन, हिंदी में लिख दे रहा हूं मैं, उड़ता हुआ प्लेन क्या है? डेंजरस होता है। एक मीनिंग तो ये है, उड़ता हुआ प्लेन खतरनाक होता है। और दूसरा मीनिंग क्या है? कि प्लेन को उड़ाना, प्लेन हिंदी में लिखा है मैंने यहाँ, प्लेन को उड़ाना डेंजरस होता है। एक तो उड़ता हुआ प्लेन, मतलब कोई प्लेन उड़ रहा है तो उड़ता हुआ प्लेन बड़ा खतरनाक होता है, जैसे पक्षियों से टकरा जाता है या ऐसा कुछ ना। और दूसरा प्लेन को उड़ाना, जैसे पायलट है वो प्लेन को उड़ा रहा है, उसके लिए बड़ा एक डेंजरस काम है। तो दोनों दो सेंस है, तो एम्बिग्यूटी है इसमें। तो एम्बिग्यूटी मतलब दो, एक से ज्यादा मीनिंग प्रोड्यूस करना, इसीलिए क्या है आंसर इसका? डीप स्ट्रक्चर। मेरे हिसाब से डीप स्ट्रक्चर होना चाहिए। डीप स्ट्रक्चर उन सेंटेंसेस को कहते हैं जिनमें एम्बिग्यूटी रहती है। समझ में आया? है ना? और एक बार ओके कर दूं, यहाँ तक का सब क्लियर है बेटा? समझ में आ रहा है ना सबको? तो कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर डिड रन स्मूथ, ऑफ कोर्स मिड समर्स नाइट ड्रीम की बहुत फेमस लाइन है ये। मिड समर्स नाइट ड्रीम में एक्ट 1 सीन 1 में ये लाइन बोलते हैं। कौन बोलते हैं भाई? लिसेंडर बोलते हैं हर्मिया से। एक्ट 1 सीन 1 में ऐतिहासिक लाइन है, पूछा जा सकता है कौन किससे बोलता है? लिसेंडर बोलता है हर्मिया से। तो ये मिड समर्स नाइट ड्रीम एक तरीके से रोमांटिक कॉमेडी टाइप की है, ठीक है, जिसमें एक फेरी वर्ल्ड है और उसमें जो ओबरोन है, टाइटन है, जो क्वीन और किंग्स हैं, उनकी शादी हो रही है। उसमें फिर बहुत सारे सब प्लॉट्स हैं, ठीक है। तो ये है एक बहुत इंपॉर्टेंट प्ले, मिड समर्स नाइट ड्रीम। अ मेट्रिकल यूनिट विद टू स्ट्रेस सिलेबल स्पॉन्डी। स्पॉन्डी में क्या होता है? एस एस, टू इक्वल स्ट्रेस सिलेबल होते हैं, ठीक है। ये आपको पता ही है। डेक्टाइल क्या होता है? डेक्टाइल में होता है एक स्ट्रेस दो अनस्ट्रेस, ठीक है। ट्रॉकी में क्या होता है? आपका जो है एक स्ट्रेस और एक अनस्ट्रेस, है ना। और एनापेस्ट में क्या होता है? एनापेस्ट में एक आपका अनस्ट्रेस, दो अनस्ट्रेस, ठीक है, और एक स्ट्रेस। तो ये आपको याद रखने हैं। ये मैंने बताया था ना, मीटर और फुट से क्वेश्चन बनता ही है। अब स्पॉन्डी का एक ऑपोजिट भी होता है। स्पॉन्डी का ऑपोजिट होता है पायरिक, PYRRHIC। ये जितने छह लिख दिए ना यहाँ पर, चार ऑप्शन हो गए, चार ऑप्शन हो गए ये। और पांचवा ये लिख रहा हूं मैं, पायरिक क्या होता है? दो इक्वल अनस्ट्रेस होता है, वो पायरिक होता है, PYRRHIC, ठीक है। और एक होता है याम। याम तो सबको पता ही है, एक अनस्ट्रेस और एक स्ट्रेस। तो ये कितने हो गए? अब आप इसकी नंबरिंग कर लो, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, ठीक है। चार पायरिक लिख दिया मैंने, पांच लिख दिया स्पॉन्डी और छठा लिख दिया डेक्टाइल। एक क्वेश्चन इनसे बनेगा ही बनेगा। ये जितने भी 6 फुट लिखे ना मैंने, 100% इससे एक क्वेश्चन नेट में बन जाएगा, ठीक है, आपके MPPSC में बन जाएगा। तो आपको बेसिकली बस सिंपली याद करना है इनको, है ना। माई मैनर्स आर टीयरिंग ऑफ हेड्स, ठीक है, मेरे जो तरीके हैं वो क्या कहें, सरों को उड़ा देते हैं। बहुत ही खतरनाक लाइन है। इट मीन्स दैट ही कैन डू वट एवर ही लाइक्स। तो बेसिकली ये हॉक रूस्टिंग पोएम जो है कि 1960 में लिखी गई थी, नेचुरल पावर को दिखाता है। मैंने बताया हॉक रूस्टिंग किसने लिखी है, ठीक है। हॉक रूस्टिंग पोएम लिखी है टेड ह्यूग्स ने, टेड ह्यूग्स ने। तो ये पोएम वहाँ लग भी रही थी कोर्स में, बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है। इन विच ऐसे ऑफ इलियट वी फाइंड द डिस्कशन ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। बहुत डिटेल में TS एलियट में पढ़ा दिया था मैंने, 1921 में ये ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। और इनका जो ये ऐसे है, ये इन्होंने किसके रिएक्शन में लिखा था? हर्बर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंदर जा रहा हूँ। हर्बर्ट JC ग्रायरसन, हर्बर्ट JC ग्रायरसन का जो एक ऐसे है, या एक उन्होंने एंथोलॉजी को लिखा था, मेटाफिजिकल लिरिक, ठीक है, मेटाफिजिकल लिरिक।
lyric and poems of 17th century and poems of 17th century। ठीक है, इस वर्क के रिएक्शन में, ये जो वर्क है ना, इसके रिएक्शन में जो है टीएस एलियट ने द मेटाफिजिकल पोएट्स लिखा था, which play by Christopher Marlowe। ठीक है, which play by Christopher Marlowe features the line was this the face that launched a thousand ships। क्रिस्टोफर मार्लो तो हम लोग जानते ही हैं भाई, ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। डॉक्टर फॉस्टस की लाइन है ये। और डॉक्टर फॉस्टस जो है हम लोग जानते हैं कि 1593 में परफॉर्म किया गया था। 1593 में ये प्ले परफॉर्म हुआ था। और एक खास बात है कि डॉक्टर फॉस्टस के नाम से सेम टाइटल से एक नॉवल भी है थॉमस मान का, जो एक जर्मन नोबेल प्राइज विनर है, थॉमस मान, MANN। ठीक है, 1947 में। ये क्वेश्चन यहाँ पर पक्का पूछ लेंगे। ठीक है, वो ढंग से पढ़ना वहां पर कि प्ले लिख रहा है कि नॉवल। अगर नॉवल लिखा होगा तो थॉमस मान, MANN, 1947 ये नॉवल है। ये जर्मन नोबेल प्राइज विनर है थॉमस मान। नेट के प्रीवियस ईयर करेंगे तो इसमें आपको बहुत इन पे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, who was put on trial in 1786। अब ये 1786 थोड़ा सा, हम लोग को तो 1787 ही मिला, बट जो है ठीक है, इन्होंने 1786 ले लिया। वॉरेन हेस्टिंग्स, जो कि ये अपने गवर्नर जनरल थे उस समय इंडिया के। ये 1779 से 1784 तक गवर्नर जनरल रहे। फिर इनके खिलाफ महाभियोग का मुकदमा चला। ठीक है, आप लोगों को पता ही है, बहुत ही जो है करप्शन के चार्ज लगे इन पर, एक्यूज्ड ऑफ करप्शन। ठीक है, कि इन्होंने बहुत भ्रष्टाचार करके पैसे कमा लिए थे बहुत। हालांकि सभी ने कमाए, बट लपेटे में यही आए। ठीक है, वेयर इज द ग्रामेरियंस बरीड इन अ ग्रामेरियंस फ्यूनरल। तो ये एक पोएम है बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने एक पोएम लिखी है इसमें। विक्टोरियन पोएट है रॉबर्ट ब्राउनिंग, ड्रामेटिक मोनोलॉग्स के लिए जाने जाते। तो वो इतना महान था, उसने अपने बच्चों को इतना अच्छे से पढ़ाया था ग्रामर कि जब उसकी डेथ होती है तो उसके जो डिसिपल्स हैं वो उसको सबसे ऊंचे पर्वत पर जाकर, पर्वत की ऊंची चोटी पर जाकर दफनाते हैं। तो ये हाई माउंटेन क्या सिंबलाइज करता है? इट सिंबलाइजेस लाइट। ठीक है, यानी कि राइज ऑफ स्पिरिचुअलिज्म एंड लर्निंग। लाइट एंड लर्निंग को सिंबलाइज करता है। Which branch of linguistics examines language use, variation, development, standardization, regional and class dialects? ठीक है, एंड इट्स स्पेशलाइज्ड कोर्स। तो इसमें आ जाएगा सोशियल लिंग्विस्टिक्स। सोशियल लिंग्विस्टिक्स जो है रीजनल क्लास डायलेक्ट्स की स्टडी भी की जाती है इसमें। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स मार्गरेट एटवुड हैज बैग द बुकर प्राइज। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मार्गरेट एटवुड कैनेडियन नॉवेलिस्ट है। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको 2 बार बुकर प्राइज मिला है। एक बार तो 2000 में मिला है। ठीक है, 2000 में, सॉरी, ब्लाइंड ब्लाइंड असैसिन के लिए। और फिर कब मिला है इनको? 2019 में मिला है, थिंक 2019 में मिला है इनको द टेस्टामेंट्स के लिए। टेस्टामेंट्स किसका सीक्वल है? सीक्वल ऑफ, बहुत बार आया है क्वेश्चन तो। इनका जो डायस्टोपियन क्लासिक है हैंडमेड्स टेल। हैंडमेड्स टेल तो इनका बहुत ही जबरदस्त नॉवेल है ना, जिसकी वजह से तो इसका सीक्वल है द टेस्टामेंट्स। 2019 में इनके साथ साथ एक और लेडी थी, बर्नार्डिन एवरिस्टो, इनको भी मिला था। तो 2019 में 2 लोगों को बुकर प्राइज मिला है। ठीक है, द टेस्टामेंट्स के लिए तो इनको मिला है मार्गरेट एटवुड को, और बर्नार्डिन एवरिस्टो को भी मिला था अपने किसी नॉवल के लिए। बट मैं क्या कह रहा हूँ कि इनको ओवरऑल 2 बार मिला है। एक 2000 में मिला है ब्लाइंड असैसिन के लिए, और 2019 में मिला है द टेस्टामेंट्स के लिए। ठीक है, कहाँ की है बेटा? ये कैनेडियन नॉवेलिस्ट है, वर्ल्ड फेमस नॉवेलिस्ट। ठीक है, व्हाट इज द, इनका जो ग्रेटेस्ट नॉवल है वो हैंडमेड्स टेल है। व्हाट इज द टाइटल ऑफ लास्ट वॉल्यूम ऑफ ए के रामानुजन्स कलेक्शन ऑफ पोएम्स? तो ये हमारे कोर्स में आएंगे। ए के रामानुजन द लेक्चर में भी, आई थिंक, द ब्लैक हैन। ठीक है, द ब्लैक हैन। तो ए के रामानुजन के बारे में ये देखना ना, द ब्लैक हैन क्या है? ये 4th वॉल्यूम थी इनकी। इन्होंने मतलब टोटल 4 वॉल्यूम से लिखी हैं। और ये जो है द ब्लैक हैन के बारे में, ठीक है, ये जो है ये वॉल्यूम भी 1995 में, ध्यान से सुनना क्या लिखा रहा हूँ, 1995 में पब्लिश हुई है। और 1995 में ही इनका एक और कलेक्शन आया है जिसको बोला गया कलेक्टेड पोएम्स। क्या आया है? कलेक्टेड पोएम्स। लेकिन इनकी भाई डेथ कब हो गई थी ए के रामानुजन की? ये भी लिख लो ऊपर। 1929 में पैदा हुए थे, 1993 में ही मर गए। तो 93 में जब इनकी डेथ हुई, उसकी डेथ के बाद इनके 2 कलेक्शन छपे। एक तो ये तो मेन ही है द ब्लैक हैन,
फोर्थ वॉल्यूम 1995, लेकिन जो कलेक्टेड पोएम है 1995 में ही छपा, ये भी 93 में इनकी डेथ हो गई, ठीक है। कलेक्टेड पोएम्स में इनकी जो ऑल 4 वॉल्यूम्स की जो बेस्ट पोएम्स है, ऑल 4 वॉल्यूम्स ऐसे लिख रहा हूँ मैं, उसकी जो सेलेक्टेड बेस्ट पोएम्स थी उनको लिखाया गया। तो जब 95 में कलेक्शन छपा तो उसके बाद इनको 1999 में साहित्य अकेडमी मिला, साहित्य अकेडमी मिला। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है कि कौन सा फेमस इंडियन इंग्लिश पोएट है जिसको साहित्य अकेडमी क्या मिला बेटा, पोस्टुमसली मिला है, क्योंकि डेथ तो इनकी 93 में ही हो गई थी ना। पोस्टुमसली साहित्य अकेडमी है। एक ये रामानुजन को, ठीक है, अतिपट्ट कृष्ण स्वामी रामानुजन, बहुत ही फेमस पोएट है। शिकागो पोएट भी कहा जाता है, अमेरिका में शिकागो में रहे। फोकलोरिस्ट भी कहा जाता है, लिंग्विस्ट भी हैं, डेक्कन लैंग्वेजेस 5 लैंग्वेजेस के ज्ञाता थे, ठीक है। द समर ऑफ 17th डॉल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। ये ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर का क्लासिक नॉवल है। ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर। अब क्या है कि ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर में इस नॉवल, इस प्ले है ये, प्ले सॉरी, इस प्ले को क्या बोला जाता है, इट चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑस्ट्रेलियन ड्रामा। ये दिस प्ले चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑस्ट्रेलियन ड्रामा, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ड्रामा की डायरेक्शन ही चेंज कर दी, ठीक है। और ये लिखा किसने है, रे लॉलर ने लिखा है। किसने लिखा है बेटा, रे, RAY, रे लॉलर, LAWLER, रे लॉलर ने लिखा है। और ये जो है मेलबोर्न में 1955 में पब्लिश किया गया, 1955 में मेलबोर्न में। प्ले है ये, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर का प्ले है ये लिख दिया मैंने यहाँ पर, है ना, समर ऑफ द 17th डॉल। तो उसमें जो वह गन्ना काटने का जो सीजन होता है ना, उस पर बेस्ड है। दो लड़के हैं, वो बार बार हर बार समर में आते हैं और उनकी 2 गर्लफ्रेंड्स हैं, उनके साथ वो रिलेशन बनाते हैं, एंजॉय करते हैं। तो जो 17th डॉल है, और हर बार जब वो आते हैं ना, तो वो अपनी जो गर्लफ्रेंड्स हैं, दो दो मेल्स हैं और उनकी दोनों मेल्स की 2 गर्लफ्रेंड्स हैं, तो वो अपनी दोनों गर्लफ्रेंड्स को हर बार एक डॉल देते हैं, ठीक है। तो अब उनका 17वां सीजन है, मतलब 17वां साल है जब वो मिलने आ रहे हैं। बट उस साल गड़बड़ हो जाती है और उनका रिलेशनशिप कैसे टूटता है उसको दिखाया हुआ है, समर ऑफ द 17th डॉल। इसमें एक कैरेक्टर है वेरा। वेरा एक्चुअली जो पर्ल एक और वुमेन है, उसकी डॉटर है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। वेरा इज द डॉटर ऑफ पर्ल। वेरा कभी आती नहीं है इस प्ले में। और रे लॉलर बहुत बड़ा ड्रामेटिस्ट है ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है, LAWLER। ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर मार्क कर लेना, ये क्वेश्चन आएगा नेट में, है ना। Who has said that art is a way of experiencing the artfulness of an object? The object is not important. विक्टर स्क्लोवस्की ने बोली है बात। विक्टर स्क्लोवस्की हमारे रशियन फॉर्मलिस्ट हैं। आप लोग थियरी में फॉर्मलिज्म की एक थियरी पढ़ते हो, रशियन फॉर्मलिस्ट हैं। और इनका सबसे मेन वर्क क्या है, ठीक है, जो उनका टर्म है वो है डीफेमिलियराइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा, इसको देख लेना आप, डीफेमिलियराइजेशन। 5 स्टार लगा रहा हूँ, ठीक है। रशियन फॉर्मलिस्ट हैं ये, इन्होंने बोला है, रशियन फॉर्मलिज्म से आया है कुछ, विक्टर स्क्लोवस्की। ट्राई कॉन्टिनेंटलिज्म का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये रॉबर्ट यंग ने दिया था, रॉबर्ट यंग, ठीक है। उन्होंने बताया था कि भाई जिस तरीके से अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज आपस में मिली रहती हैं और ये मिलकर शोषण करती हैं, ऐसी जो है हम 3 कॉन्टिनेंट्स को भी मिल जाना चाहिए, एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका को, ताकि हम कॉलोनिज्म से फाइट कर सके, ठीक है। द वोकल ट्रैक्ट इंक्लूड्स द कैविटीज इनसाइड। अब इसमें क्या है ना, वोकल ट्रैक्ट, अब वोकल ट्रैक्ट यानी कि ये लिंग्विस्टिक से आ गया। कैविटीज मतलब जिसे हम कह सकते हैं एम्प्टी स्पेसेस ना। तो मेरे हिसाब से इसमें थोड़ा एम्बिगुअस क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से माउथ, नोज एंड लंग्स होना चाहिए, ठीक है। कैविटीज का मतलब एम्प्टी या हॉलो स्पेसेस को कहा गया है ना। तो हम माउथ का भी यूज करते हैं, नोज ब्रीदिंग का के थ्रू आवाज प्रोड्यूस होती है, और लंग्स के थ्रू जो है, लंग्स से तो हम आवाज निकालते ही है ना। फिर what do the kids at school say? Anything Italian, Greek, Indian? Tell them you are Indians. Very important question again. Australian literature very important. ये इसका आंसर है My Place, ठीक है। My Place किसने लिखा है, सैली मॉर्गन ने। देखो भाई, सैली मॉर्गन ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर की एक एबोरिजिनल राइटर है। एबोरिजिनल मतलब जो वहाँ के ओरिजिनल ट्राइबल बच्चे होते थे ना, ट्राइबल लोग होते हैं, उनको एबोरिजिनल बोलते हैं। एबोरिजिनल लिटरेचर, ये बेसिकली ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर से ही आ गया क्वेश्चन। तो हुआ क्या था ना, ध्यान से सुनना। क्या हुआ कि 1930s में, 1900 आप कह सकते हो, 1905 से 1967 तक वहां पर क्या हुआ कि जो ट्राइबल्स धीरे धीरे खत्म हो जा रहे थे, तो जो गोरे लोग थे ना, वो जाकर उनके बच्चों को उठा लेते थे। गोरे लोग जो ट्राइबल्स थे, उनके बच्चों को उनसे अलग कर लेते थे, मतलब उनको उठा के अपने साथ रख लेते थे।
कई बार तो उनको वो एज अ मतलब उनको पाल लेते थे, बट ऑब्वियसली वो ट्रीटमेंट नहीं करते थे जैसे अपने बच्चों के साथ करते थे, उनको स्लेव जैसा बना लेते थे, या कई बार करते भी थे तो उनको मतलब उपेक्षा की नजर से देखते थे। ठीक है, पाल लिया वाली बात है। तो ये जनरेशन पूरी ऑस्ट्रेलिया में एक पली है। इस जनरेशन को कहा गया स्टोलन जनरेशन। क्वेश्चन ये एक्चुअली जो टॉपिक है वो है स्टोलन जनरेशन। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत ही एक टचिंग एक सेंसिटिव टॉपिक है। ऑस्ट्रेलिया का प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है केविन रूड। उनने आई थिंक 2010 या 14 में ऑस्ट्रेलिया में एक नेशनल एपोलॉजी जारी करी, जिसमें उसने कहा कि भाई ये हमने जो ये कृत्य किया कि एबोरिजिनल्स के बच्चों को उठाकर ले आए और उनको पाला और उनकी आइडेंटिटी को पूरा खत्म कर दिया, तो ये इसके लिए हम नेशनल मतलब पूरे राष्ट्र के सामने एक एपोलॉजी मांगते हैं। तो स्टोलन जनरेशन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है सेली मॉर्गन का ये एक जो है एक ऑटोबायोग्राफी कहेंगे आप इनको। ठीक है, उसकी एक बहुत फेमस लाइन है जो इसमें दी है ना। ठीक है, स्टोलन जनरेशन का कॉन्सेप्ट भी आ गया, ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर है ना। तो माई प्लेस का जो ईयर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1987। इस वर्क को माइलस्टोन ऑफ एबोरिजिनल लिटरेचर माना जाता है। एबोरिजिनल लिटरेचर का ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर में माइलस्टोन माना गया माई प्लेस, सेली मॉर्गन का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विच विक्टोरियन ऑथर रोड द ऐसे सिली नॉवेल्स बाय लेडी नॉवेलिस्ट? हम लोग को पता है जॉर्ज इलियट ने लिखा था ये। इसमें उन्होंने जो सेंटिमेंटल नॉवेलिस्ट थे उनके ऐसे इसको किया था। 1856 में आया था ये, वेस्टमिंस्टर रिव्यू में पब्लिश हुआ। Who among the following said we cannot write like English, we should not can write only Indians we have grown to look? ठीक है, ऑब्वियसली ये राजा राव ने बोला था। कांतापुरा हम लोग जानते हैं एक नॉवल था जिसकी प्रीफेस टू कांतापुरा, ठीक है, 1938 में इन्होंने हाउ इंडियन नॉवेल्स शुड बी रिटन उसका लिखा था। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अ सिलेबल ऑन विच देयर इज अ पिच चेंज इज सेड टू हैव। तो ऐसा सिलेबल जिसमें पिच चेंज हो जाती है, मतलब जो हमारा साउंड का इंटोनेशन है वो चेंज होता है, उसको काइनेटिक टोन कहते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर हैज एन एनाग्राम? एनाग्राम क्या होता है? एनाग्राम व्हेन यू जिसे हम कह सकते हैं ना कि लेटर्स, एक वर्ड के लेटर्स ऑफ अ वर्ड आर रीअरेंज। ठीक है, आर रीअरेंज्ड। तो जब इनको रीअरेंज करके टू फॉर्म अनदर मीनिंगफुल वर्ड, टू फॉर्म अनदर मीनिंगफुल वर्ड। ठीक है, एक और मीनिंगफुल वर्ड निकल जाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं बताओ? एनाग्राम। जैसे कि आपको पता ही है। तो इसमें एक्चुअली इस क्वेश्चन के मैं इसको एम्बिग्यूअस कहूंगा क्योंकि इसमें हेमलेट का भी एक एनाग्राम बनता है। हेमलेट का एनाग्राम बनता है AMLEHT, AMLETH। ठीक है, एमलेट। हेमलेट एक हिस्टोरिकल डेनिश प्रिंस का नाम था, हिस्टोरिकल डेनिश प्रिंस था, डेनमार्क का प्रिंस था ना, डेनिश, DANISH लिखा है मैंने, डेनिश प्रिंस था, है ना। और इसमें एक आंसर ये भी बनता है कैलिबन। कैलिबन का जो बनता है वो कैनिबल बनता है, CANIBAL। कैनिबल मतलब होता है वही जो इंसानों को मार के खाता है। तो इस क्वेश्चन के दो आंसर हो गए, फिर बी भी हो गया ए भी हो गया, इसलिए क्वेश्चन डाउट में रख दिया मैंने, है ना। ज्यादातर वैसे इसमें कैलिबल ले रहे हैं, अगर कुछ और भी उनकी बात करें, और वैसे हेमलेट भी अगर कोई करेगा तो गलत नहीं माना जाएगा, तो एम्बिगुअस क्वेश्चन हो गया। चार्ल्स लैम का ड्रीम चिल्ड्रन में फेथफुल ब्रिजेट, चार्ल्स लैम की जो सिस्टर है मैरी, उसको दिखाती है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी क्वेश्चन है। लायन एंड द ज्वेल, देखो लायन एंड द ज्वेल किसने लिखा है? वोल सोइनका ने। बेटा वोल सोइनका कौन है? अफ्रीकन लिटरेचर का पहला मेल है, फर्स्ट मेल इन अफ्रीकन लिटरेचर। ठीक है, टू रिसीव इन अफ्रीकन लिटरेचर, मैंने AL लिख दिया है, अफ्रीकन पढ़ लेना आप लोग, टू रिसीव नोबेल प्राइज। ठीक है, तो नोबेल प्राइज इनको मिला है। तो सॉरी फॉर द डिले गाइस, तो मैंने आपको बोला वोल सोइनका पे बात हो रही थी, तो लायन एंड द ज्वेल, ठीक है, ये फर्स्ट मेल है इन अफ्रीकन लिटरेचर टू रिसीव नोबेल प्राइज। ठीक है, इनको नोबेल प्राइज मिला है, इसमें नोबेल प्राइज मिला है। और लायन एंड द ज्वेल इनका प्ले है, ये बेसिकली प्ले राइट है ना ये। तो लायन एंड द ज्वेल में लायन जो है वो एक जो है तो वो कह रहे हैं कि मेटाफर ऑफ फॉक्स, तो फॉक्स बैराकू के लिए यूज होता है, बैराकू। एक्चुअली इसमें इसको लायन भी कहा गया है और फॉक्स भी कहा गया है। ठीक है, और इसमें एक कैरेक्टर है लेकुनले। लेकुनले, आंसर तो ये हो गया डी। लेकुनले किसको दिखाता है? लेकुनले जो दिखाता है मॉडर्न नाइजीरियन मैन को दिखाता है कि पढ़ा लिखा भी है और लेकिन पूरी तरीके से इसको नॉलेज नहीं है। ठीक है,
तो मॉडर्न नाइजीरियन मैन को दिखाता है। और ज्वेल आई थिंक सीडी है, सीडी एक बहुत सुंदर वो है महिला जिसके लिए ये चाहता है। और ये जो है पूरी तरीके से मतलब इसकी 22-23 शादियां हैं बराकों की ना, और बहुत कनिंग भी है ये, ठीक है। तो एक तरीके से ये इसको दिखाया गया इसमें, है ना। और क्या बता रहा था मैं, हाँ, तो बोल सो इनका, तो लायन एंड ज्वेल ये, ठीक है, इसके 3 पार्ट है, मॉर्निंग नून एंड लाइट, ठीक है, नाइट, मॉर्निंग नून एंड नाइट है। और ये लंदन में 1966 में परफॉर्म किया गया, लंदन में 1966 में परफॉर्म किया गया, ठीक है। और मैंने बताया कि आपको जो नाइजीरिया में एक शहर है इबादान, इबादान यूनिवर्सिटी भी है वहाँ की बहुत फेमस, तो नाइजीरिया में ये परफॉर्म किया गया 1959 में। तो अफ्रीकन लिटरेचर में नाइजीरिया के बहुत बड़े प्ले राइट वोल सोइनके का प्ले देखा आपने, लॉयन एंड द ज्वेल, ठीक है। गिवन बिलो इज टू स्टेटमेंट, गीतांजलि इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स, ये गलत बात है, 1916 में नहीं मिला इनको, 1913 में मिला है। और महात्मा गांधी ओरिजिनली रोट हिंद स्वराज, तो ठीक है, इन इंग्लिश, ओरिजिनली इंग्लिश में नहीं लिखा है इन्होंने, ओरिजिनली गुजरात में लिखा है, गुजराती में, और फिर इंग्लिश में किया उन्होंने, ठीक है। तो दोनों गलत हो गए, तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, ठीक है। श्योरली सम रिवोल्यूशन इज एट हैंड, ठीक है, द सेकंड कमिंग देख रहे हैं आप इसको, ठीक है। हु आर दीज कमिंग टू द सेक्रीफाइस ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न की लाइन है, इफ आई वर अ डेड लीफ, ठीक है, ओड टू द वेस्ट विंड, आई विल शो यू फियर इन द हैंडफुल ऑफ डस्ट, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया बेटा इसका, आंसर हो गया बी, ठीक है। उसके बाद रिप्रेसिव स्टेट apparatus एंड आइडियोलॉजिकल स्टेट apparatus, ठीक है। ठीक है बेटा, तो मैंने आपको कहा रिप्रेसिव स्टेट apparatus एंड आइडियोलॉजिकल स्टेट apparatus आर एसोसिएटेड विद, तो ये इसका आंसर है बेटा लुइस एल्थुजर, लुइस एल्थुजर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, ये स्ट्रक्चरलिस्ट मार्क्सिस्ट है, स्ट्रक्चरलिस्ट भी हैं और मार्क्सिस्ट भी हैं, ठीक है। बहुत बार आता है इनसे ये क्वेश्चन, खासकर इनका आइडियोलॉजिकल स्टेट apparatus से आता है। अब आइडियोलॉजिकल स्टेट apparatus क्या है, ये एक तरीके से जो आइडियोलॉजी बनाते हैं ना, जो हमारे आइडियोलॉजी जो बनाते हैं हमारे, उन स्टेट एपरेटस मतलब स्टेट मैकेनिज्म को है, को कहा गया है। और ये साइट ऑफ क्लास स्ट्रगल, मतलब यहीं पर क्लास स्ट्रगल का एक जो है नज़ारा आपको दिखता है, ठीक है। और रिप्रेसिव स्टेट एपरेटस तो सामने से ही दिखते हैं, जैसे मान लो पुलिस है जो लोगों को जबरदस्ती धमका के काम करती है, आर्मी है या मिलिट्री है, तो ये क्या है, रिप्रेसिव स्टेट एपरेटस है, ठीक है। और आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस जो दिखते सामने से ज्यादा आदर्शवादी हैं, बट अंदर से क्या होते हैं ये बहुत ही कनिंग होते हैं, ठीक है। जैसे इसमें पॉलिटिक्स आ गया, पॉलिटिकल पार्टीज आ गया, ये सब आ जाती हैं इसमें ना, ठीक है। तो ये सब आ जाती हैं, तो इट इज मोर डेंजरस, नाम से ये अच्छा लग रहा है बट इट इज मोर डेंजरस देन रिप्रेसिव स्टेट apparatus। लुइस अल्थुजर फ्रेंच स्ट्रक्चरलिस्ट मार्क्सिस्ट है, फ्रांस का है, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरलिस्ट है, मार्क्सिस्ट दोनों है। Which game do the characters play in Harold Pinter's The Birthday Party? तो Blind Man's Buff, ठीक है, Blind Man's Buff ये गेम खेलते हैं इसमें, पिंटर्स के बर्थडे पार्टी से देख लो कितने क्वेश्चन बन रहे हैं इसमें। फिर उसके बाद when people speak different forms of languages in different social situations, the phenomena is referred to as। अब मैंने तो इसका मल्टीलिंगुअलिज्म लिखा है, बट कुछ इस जगह इसका डायग्लोसिया भी कह रहा है, तो इसमें बी और सी में डाउट है, ये बी और सी में ना डाउट है, तो इसको मैं डाउट में रख रहा हूँ, ठीक है। बट मेरी नज़र में मल्टी लिंगुअलिज्म माना जाएगा, बट डायग्लोसिया भी इसका दिखा रहा है, तो क्लियर नहीं है ये, तो इसको डाउट में लिख देते हैं, ठीक है। लिंग्विस्टिक्स से है ये क्वेश्चन। थॉमस पर्सी का रेलिक्स ऑफ एंशिएंट इंग्लिश पोइट्री, ये तो बैले के बेसिक्स में पढ़ा था आपने, बैलेज में पढ़ा था, ठीक है। तो ये 1765 में आया है। सी सी वेयर Christ blood streams in firmament, one drop would save my soul, half a drop, ah my Christ। तो ये मेरे ख्याल से तो अंडरलाइन थीम जो है इसमें डैमनेशन की है। डैमनेशन मतलब किसी को
डैमनेशन मतलब आप समझ गए ना, जैसे मतलब किसी की मतलब जिसे कहते हैं कि अंतिम जो है मौत का अंतिम दिन, या डैमनेशन मतलब फाइनल उसकी डेथ को दिखाते हैं। रिडेम्पशन, अब कई जगह इसमें भी ये डाउट है इस क्वेश्चन में, कई जगह इसकी जो थीम है वो रिडेम्पशन दिखाएगा क्योंकि क्रिश्चियनिटी में रिडेम्पशन करता है, कई जगह डैमनेशन। बट अगर इसकी अभी की जो प्ले के अंदर कंटेक्स्ट वाइज कंटेक्स्ट के हिसाब से देखें तो उसको डैमनेशन ऑफ सोल है ना, जो उसने अपना ओवर प्राइड है उसका नॉलेज को लेकर, जो उसका ओवर एम्बिशियसनेस है, उसकी वजह से उसकी सोल डैमनेशन में जाता है। बट ओवरऑल ये रिडेम्पशन को दिखाता है। तो ज्यादा आंसर इसका सी होना चाहिए, बट फिर भी डाउट में रखा है मैंने। जेन ऑस्टन बोरोड द टाइटल, ठीक है, प्राइड एंड प्रेजुडिस फ्रॉम अ नॉवल बाय फ्रांसिस बर्नी। फ्रांसिस बर्नी का नॉवल था सिसिलिया, सिसिलिया, ठीक है, यहाँ से इन्होंने इसको बोरो किया। Who among the following coined the term negritude? Very important. Black literature again. Negritude को मैंने बोला था second wave of African Renaissance बोलते हैं। तो negritude ये जो टर्म है एम एस सिजेर ने कॉइन किया था। ये फ्रेंच स्पीकिंग ब्लैक्स में होता था, फ्रेंच स्पीकिंग ब्लैक्स में होता था, और कैरेबियन आयरलैंड्स में आप देखोगे इसको, ठीक है, इस मूवमेंट को। और इसमें स्पेशली फ्रेंड्स फैनन भी आता है, फ्रेंड्स फैनन, ठीक है, ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क वाले, एमए में पढ़ा होगा, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ टेस इल बिगॉटन चाइल्ड? टेस ऑफ द एबरविलीज में टेस का जो बच्चा होता है जो मर जाता है पैदा होते ही, सोरोस का नाम है। कल्चर एंड अनार्की वाज पब्लिश्ड इन द कॉर्नहिल मैगजीन, ठीक है। हु रोट अ फिलोसफिकल इंक्वायरी इनटू द ओरिजिन ऑफ आवर आइडियाज? एडमंड बर्के ने लिखा था, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। Who wished to be called a synecdochist? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिनेक्डेकिस्ट अपने आप को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बोला था कि उनको सिनेक्डेकिस्ट कहलाया जाना चाहिए, ठीक है। What according to Aristotle is the difference between poetry and emotions? तो इसमें अब दो तीन क्वेश्चंस बन रहे हैं, बट मतलब इसमें भी थोड़ा डाउट है, बट इसमें भी मैं डाउट लिख रहा हूँ क्योंकि कुछ कुछ जगह दोनों ही दो से एक से ज्यादा सही ऑप्शन लग रहे हैं हमें। तो मेरे हिसाब से जो इसका आंसर है, पोइट्री इज रिदमिक, हिस्ट्री इज प्रोजाइक, ठीक है ना। और पोइट्री डील्स विद यूनिवर्सल ट्रूथ्स व्हाइल हिस्ट्री स्पेसिफिक, ये दोनों आर्ग्यूमेंट्स इसमें इन्होंने कहे हैं। बट जो ज्यादा बड़ा आर्ग्यूमेंट है वो यही है कि पोइट्री डील्स विद यूनिवर्सल ट्रूथ्स व्हाइल हिस्ट्री इज स्पेसिफिक। तो अब ये तो आपको बहुत इजीली मिल जाएगा, ठीक है। स्प्रिंग इज अ मिस्चीफ इन मी, आई वंडर व्हाई डू दे मेक गुड नेबर्स, मेंडिंग वॉल हो गया। To comprehend an actor requires a source need, success is counted sweetest. They know not the subtle ways I keep and pass and turn again, ठीक है। तो ये ब्रह्मा हो गया आपका, ए का 3, बी का 2, ठीक है, सी का 1 और डी का 4, यानी कि ए ऑप्शन हो गया ब्रह्मा आपका। राल्फ वॉल्डो इमर्सन ने लिखी है ना पोएम, इमर्सन ने लिखी है या विटमैन ने लिखी है, एक बार देख लेना, इमर्सन ने लिखी है वैसे, है ना। सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट तो एमिली डिकिंसन की है। पैसेज टू इंडिया तो इमर्सन वो आपका विटमैन का है, वॉल्ट विटमैन की पोएम है ये। और मेंडिंग वॉल किसने लिखी है? हम सभी जानते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है, ठीक है। उसके बाद सरोजिनी नायडूज फर्स्ट जो है कलेक्शन ऑफ पोएम्स वाज पब्लिश्ड अंडर द टाइटल द गोल्डन थ्रेशोल्ड, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। व्हाट इज द सीक्वेंस, अरेंज द सीक्वेंस ऑफ देयर पब्लिकेशन? तो डेथ ऑफ अ सेल्समैन, स्कारलेट लेटर, ओल्ड मैन एंड द सी एंड मॉबी डिक, ठीक है। तो अब आप इसमें मेरे ख्याल से मॉबी डिक सबसे पहले है। इसमें भी क्वेश्चन में कुछ डाउट है ऑप्शंस में, क्योंकि जो है मेरे हिसाब से डेथ ऑफ अ सेल्समैन तो 1949 में है आई थिंक, और मॉबी डिक हमने अभी पढ़ा था 1851 में है, और हमने देखा ओल्ड मैन एंड द सी 1952 में है। इस हिसाब से अगर आप देखें स्कारलेट लेटर भी 1850s में ही है, ठीक है। अगर आप स्कारलेट लेटर का ईयर देखें ना 1850 है, ठीक है, 1850, तो उस हिसाब से स्कारलेट लेटर पहला होना चाहिए। फिर अब ये देखो सेकंड के बाद थर्ड तो हो ही नहीं सकता ना, और सेकंड वाला एक ही ऑप्शन है, तो इस हिसाब से क्वेश्चन गलत हो गया। तो इसका जो आंसर है मेरे हिसाब से होना चाहिए था सेकंड, फिर होना चाहिए था फोर्थ, ठीक है, फिर होना चाहिए था फर्स्ट, और फिर होना चाहिए था थर्ड। तो ये कोई ऑप्शन में है नहीं, तो इसीलिए क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है। डेथ ऑफ अ सेल्समैन का ईयर में फिर भी चेक कर लेता हूँ, 1949, ठीक है। हु अटर्ड द फॉलोइंग लाइन इन द प्ले, ठीक है।
The old Greek tragedy is rising among us. It is the chastisement of hubris. बहुत अच्छी लाइन है भाई. Old Greek tragedy is rising among us, है ना. टेक्स्ट में हम लोग को थोड़ा सा डॉफिन बोलता है, यानी कि चार्ल्स, ये चार्ल्स 7. ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया. ये आपका सेंट जॉन प्ले, जीबी शॉ ना. हिस्टोरिकल ट्रेजेडी है, हिस्टोरिकल प्ले है, सॉरी. व्हाट इज द ओरिजिनल ग्रीक टाइटल ऑफ ऑन द सबलाइम? तो पेरिस हाइप्सोस, इसका जो ओरिजिनल टाइटल है पेरी हाइप्सोस है, लॉन्जानिस का ऑन द सबलाइम. ठीक है. साइमनी सेक्टर्स इन ऑफ स्टडीज. ऑफ स्टडीज बेकन के प्ले के अंदर से, सॉरी बेकन का जो ऐसे है ऑफ स्टडीज, उसके अंदर से पूछा है देखो. तो हेयर स्प्लिटर्स कहते थे. साइमनी सेक्टर्स का मतलब जो बाल की खाल निकालते हैं ना, उनको कहते हैं. विच चैप्टर सिग्निफाइज the final stage of Paul Morrell's emotional and psychological journey in the novel Sons and Lovers. 1913 में पब्लिश हुआ है नॉवल. ठीक है, D.H. लॉरेंस का नॉवल है. और ठीक है, इडिपस कॉम्प्लेक्स इसमें दिखाई देता है. इडिपस कॉम्प्लेक्स इसमें दिखाई देता है. तो इसमें कौन सा चैप्टर है जिसमें कि उसकी इमोशनल और साइकोलॉजिकल जर्नी को दिखाया? तो डेरेलिक्ट. डेरेलिक्ट जो है एक चैप्टर है, इसमें टाइटल है उसका. तो डेरेलिक्ट का मतलब होता है इन बैड कंडीशन. ठीक है, वीरान, उजड़ा हुआ. आई एम नॉट एन अमेरिकन, आई एम दी अमेरिकन. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो ये लाइन किसने बोली है? मार्क ट्वेन ने बोली है. आई एम दी अमेरिकन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन द फॉलिंग टोन? तो फॉलिंग टोन मतलब गिरती हुई जो टोन है, उसमें पोलाइट क्वेश्चंस को, रिक्वेस्ट को नहीं पूछा जाता है. वो हमेशा से राइजिंग टोन में होता है. इसका मैं एक सेकंड चेक करता हूँ. इसका मैं चेक करके बताता हूँ ना आपको. इसका लेट मी चेक. इसका मुझे डाउट है अभी. ठीक है, सो डाउट में रख रहा हूँ, क्योंकि इसमें एक्चुअली क्या है ना कि फॉलिंग टोन क्या होता है, जिसमें कि हमारा जो एंडिंग क्या होती है, अनस्ट्रेस्ड सिलेबल के साथ हो या अनस्ट्रेस्ड वे में हो, है ना. तो अब इसमें जो है वो कह रहा है नॉट यूज्ड. तो पोलाइट रिक्वेस्ट में तो होता है यूज्ड. ठीक है. स्टेटमेंट्स मेड विदाउट, इसमें भी होता है. WH क्वेश्चंस आस्क्ड न्यूट्रली, इसमें भी होता है. हाँ, तो इसका आंसर होगा कमांड्स. कमांड्स में जो है फॉलिंग टोन यूज नहीं होता है. ठीक है, इसमें कमांड्स में राइजिंग टोन यूज होता है. बिल्कुल ठीक है, तो इसका आंसर डाउट नहीं है, क्लियर हो गया. इसका आंसर है आपका 91 का. ठीक है, ए, है ना. नेम द कलर एंड डीटी ऑफ शांत रस. तो शांत रस में व्हाइट और विष्णु आ जाएगा. व्हाइट और विष्णु. ठीक है, शांत रस के जो कलर है उसका व्हाइट है और उसके डीटी विष्णु है. आई हैव मेजर्ड आउट माई लाइफ विद कॉफी स्पून्स. ये मैंने एग्जैक्टली क्लास में, जो लेक्चरर के बच्चे भी हैं हमारे, उनको पढ़ाया था. TS एलियट पढ़ा रहा हूँ मैं, तो वहां पर आया था ये लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफॉक में. मेटाफर ही होगा ये. ठीक है, मेटाफर ही होगा, है ना. फिर चित्र काव्य. तो चित्र काव्य जो है, इसमें अफेक्टिव स्टाइलिस्टिक्स तुम स्टेनले फिश कर दो और रेशियल मेमोरीज कार्ल यूंग कर दो. ठीक है, तो इससे मिल रहा है क्या? C का 4 और D का 2. C का 4, D का 2 दो जगह है ना. अब चित्र काव्य हमें देखना पड़ेगा. चित्र काव्य और भयानकम, ये दो जगह आ रहा है ना. है ना, एक सेकंड में चेक कर रहा हूँ अभी. एक सेकंड चेक करके बताता हूँ आपको ना जी. तो ये क्लियर हो गया. भयानकम. भयानकम किसने दिया है बेटा? भरत मुनि ने दिया है. और चित्र काव्य किसने दिया है? फिर आनंद वर्धना ने दिया है. तो उस हिसाब से फिर आपका क्या हो गया? फिर भयानक चित्र काव्य का A का 3 हो गया. A का 3, यानी कि D इज द आंसर. D इज द आंसर. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, अब अगर हम आगे बढ़े, अंडर द नेट. तो अंडर द नेट जो है, ये नॉवल किसने पब्लिश किया? आरिस मर्डक ने किया है. आरिस मर्डक ने किया अंडर द नेट. ठीक है, इंपॉर्टेंट नॉवलिस्ट है आरिस मर्डक. इनका नॉवल आ गया. अब 96 देखो, हमारा इधर वेस्टलैंड चल ही रहा है. व्हाट इज द सोर्स ऑफ द एपिग्राफ ऑफ द वेस्टलैंड? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो एपिग्राफ का जो वेस्टलैंड है, उसकी जो सोर्स है पेट्रोनियस का सेट्रिकॉन है. ये पेट्रोनियस का सेट्रिकॉन क्या है? एक नॉवल है. ठीक है, और जो कि लातिन भाषा में लिखा गया है. ठीक है, और कुछ इसमें हिस्सा ग्रीक में भी लिखा गया है. तो लातिन और ग्रीक भाषा में लिखा गया है, खासकर ये जो एपिग्राफ है. ठीक है, और इसमें अगर हम बात करें तो इसमें ना सिबिल, एक सिबिल करके एक प्रोफिटेस है, उसका जिक्र किया गया. SIBYL. इसको डिटेल में मैं नेट की क्लास, सॉरी लेक्चर की क्लास में आज 10 बजे शायद पढ़ाऊंगा, तो वहाँ देख लेना आप लोग. ठीक है, बेसिकली पेट्रोनियस एक लाटिन राइटर है जिसने ग्रीक वर्क को ट्रांसलेट किया. उनका वर्क है सेट्रिकॉन. उसमें एपिग्राफ, और एपिग्राफ का मतलब क्या होता है? किसी भी वर्क का सब टाइटल, या जो उसको हम डिफाइन करने में लगाते हैं, उसको कहते हैं. द अदर नेम ऑफ ट्रेजेडी ऑफ गोरबोडक. बहुत इजी क्वेश्चन है. फेरेक्स एंड पोरक्स कहते हैं.
नेम द स्ट्रक्चरलिस्ट हु गेव द आइडिया ऑफ वेस्टिमेंट्री कोड ऑफ ड्रेसिंग सेंस। तो ड्रेसिंग सेंस और इन सारी चीजों में स्ट्रक्चरलिस्ट है रोला बार्थ, जिन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म को अप्लाई किया था। द पेयर टू और टू इज अ कलेक्शन ऑफ, इज एन एग्जांपल ऑफ होमोफोनी, सिमिलर साउंड्स की बात हो रही है। फिर अगर हम बात करें कल्चर इन एनार्की, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बायोग्राफिया लिटरेरिया, तो क्या होगा बताओ, कल्चर एंड एनार्की। तो अगर हम इनके ईयर्स की बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो कल्चर एंड एनार्की कब आया है, 1869 में आया है। बायोग्राफिया लिटरेरिया 1817 में आया है, ठीक है। और स्टडी ऑफ पोइट्री कब आया बेटा, 1868 में आया है। और लिरिकल बैले तो सभी जानते हैं 1798 में आया है। तो यानी कि पहला आ गया फोर्थ, फिर आया सेकंड, बिल्कुल, फिर आया फर्स्ट, बिल्कुल, सॉरी ये 1888 है, स्टडी ऑफ पोइट्री 1888 है, ठीक है। और फिर आपका आया थर्ड, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसका आंसर हो गया सी। तो ये था बेटा हम लोगों का फाइनल सिलेक्शन।